हैं। और हमारी आपकी जो चर्चा हो रही थी, मौर्यों पे चर्चा कर रहा था मैं, और खासतौर से आपके चंद्रगुप्त मौर्य पे बातचीत चल रही थी। तो इस चर्चा परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले वही मेरा एक छोटा सा परंपरागत निवेदन आप लोगों से कि प्लीज जो है एक बार आप लोग अपने अपने लेवल से आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस चर्चा परिचर्चा में शामिल हो सकें, और फिर इसके बाद में हम विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। चलिए कमेंट्स भी आप लोगों के लेता चलूंगा मैं। चलिए आते हैं। और मौर्यों पे जो मैं आपसे चर्चा हुई थी, तो थोड़ा सा एक बार इसकी पृष्ठभूमि का मतलब है कि जो हमारे आपके बीच में चर्चा हो चुकी है, उसी चर्चा को थोड़ा सा मात्र 1-2 मिनट में हम रिवीजन किए लेते हैं। तो पृष्ठभूमि में मैंने आपको बताया था कि मौर्यों के विषय में सबसे पहले जो संदर्भ उठाया गया था वो थे जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोत में आपने 2 स्रोत मैंने आपको बताए थे। एक आपका साहित्यिक स्रोत था, साही लिख के डॉट किए दे रहा हूं, और दूसरा आपका जो स्रोत था वो था आपका पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कई ऐसे आपके ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ भी हैं और आपके धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ। लौकिक का मतलब है श्लोक से संबंधित, और जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो आपके श्लोक से संबंधित होते ही हैं, लेकिन ज्यादातर वो आपके जो उनकी चर्चा का जो आपका संदर्भ बिंदु होता है वो होता है परलोक का, इसलिए उनको आपका अलौकिक या पारलौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसमें हमने आपने बातचीत की थी कौन कौन से आपके ग्रंथ हैं। फिर मैंने एक संदर्भ और भी उठाया था कि आपके ये जो मौर्य हैं, मौर्यों के वर्ण का निर्धारण कि भाई कौन थे और कौन थे, में मुख्य मुद्दा था चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो कौन कौन से आपके ग्रंथ हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में क्या कह रहे हैं। तो विष्णु पुराण को भी आपने उठाया था, हेमचंद्र को भी आपने देखा था, जैन और बौद्ध साहित्य को भी देखा था, कौटिल्य का वर्णन क्या कह रहा है उसके बारे में, और जो आपका विदेशी यात्री है उसमें आपका था जस्टिन। इसके अलावा क्षेमेंद्र की जो है आपका कथा सरित सागर, और साथ ही साथ जो है सोमदेव की आपकी रचना। तो इन सभी को हमने आपने चर्चा की थी। फिर इसके बाद में बात शुरू हुई थी हमारी किस पर, वो थी चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य, इसको सही से व्याख्यायित करने के लिए, हालांकि किताबों में तो लंबा चौड़ा दिया गया है, कहीं कहीं तो 100-125 पन्ने तक में जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य यही चर्चा आपकी मिल जाती है, तो उतनी हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में मैंने आपको बताया था कि चीजों को अगर हम एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं तो चीजें लंबे समय तक हमारे आपके दिमाग में बैठी रहती हैं, और तब फिर हमारा जो प्रश्न होता है वो आसानी से गलत नहीं होता है। और रटने की जो रटना तो पड़ेगा, ये तो सच्चाई है, लेकिन मात्र 20% चीजें ही आपको रटनी पड़ती हैं, 80% चीजें केवल आपकी समझ पे आधारित होती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय मैंने आपको बताया था कि इसको आप 3 प्रकार से अगर आप तोड़ देंगे तो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आपकी समाहित हो जाती हैं। मीन्स मैं आपको बता रहा था प्रारंभिक जीवन, दूसरी थी इसकी विजय, और तीसरा था इसका अंतिम समय। और इन्हीं 3 संदर्भों को यदि हम आप चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जान लेते हैं तो चर्चा भी पूर्ण हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज कोई भी प्रश्न आपका बाहर जाने का प्रश्न उठता ही नहीं है। और बाय द वे अगर चला गया, भाई ज्यादा बड़े बोल तो ईश्वर को भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो बोलना भी नहीं चाहिए। बाय द वे अगर चला गया तो मान के चलिए कोई आपका बहुत ही कहना चाहिए कि यहां वहां से कोई आपका एक आध स्टेटमेंट कुछ उठा लेता है या कुछ ऐसी चीजें उठा लेता है, तो वो सभी के लिए चुनौती होती है, और माइनस मार्किंग के दौर में जो है कोई उसको अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो उससे मेरिट पे कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। प्रारंभिक जीवन में मैंने आपको ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन है, प्रारंभिक जीवन के विषय में हमको जो जानकारी मिलती है
तो ये आपका एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन और इसके लेखक हैं हेमचंद। इससे हमको इसके प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है और ये जानकारी मिलती है कि राजकीलम खेल खेलते हुए चाणक्य ने इसको देखा और 1000 कर्षापण देके, आपका जो चांदी का सिक्का था वो देकर इसको खरीद लिया। एक किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर कहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो इसकी मुलाकात जो लेख मिलता है वो मिलता है परिशिष्ट पर्वन में कि विंध्य क्षेत्र में मुलाकात हुई थी। अब उसमें आपका कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, केवल इतना लिखा हुआ है कि विंध्य क्षेत्र में इसकी मुलाकात हुई थी और वहां पे इसने इसको देखा राजकीलम खेल खेलते हुए और 1000 कर्षापण देकर इसको खरीद लिया और फिर इसका परीक्षण भी किया। वो चर्चा भी मैंने आपको बताई थी कि एक व्यक्ति सो रहा था, उसकी माला चाहिए थी, तो उसने उस परीक्षण में भी ये सफल रहे। और फिर जो है कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन से एक सेना का निर्माण किया और उसी सेना के माध्यम से इसने अपनी विजय और साथ ही साथ इनके धननंद के साथ में जो व्यक्तिगत शत्रुता थी कि यज्ञशाला से कौटिल्य को अपमानित करके निकाल दिया था, उसका बदला भी लिया। विजयों पे या चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसकी अपनी विजय। और विजयों पे यदि आप आएंगे तो जो है 3 प्रकार से आपको इसको देखना है कि इसकी जो विजय है इसका प्रारंभ कहां से हो रहा है। तो ये आपका जो क्षेत्र था ये आपका पश्चिमोत्तर मीन्स पश्चिम और उत्तर वाला क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र या इसी को आप कह सकते हैं पंजाब के आसपास का क्षेत्र, सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र। यहां से इसकी अपनी विजयों की शुरुआत होती है। और यहां पे समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे शासन कौन कर रहे थे, ये थे यूनानी। एक प्रकार से जो है यूनानी ये उपनिवेश थे कि सिकंदर जब यहाँ से लौट के गया तो मैंने आपको बताया था कि सिकंदर ने कुछ नगर बसा दिए थे। जैसे घोड़े की मृत्यु हो गई तो बहुकेफला अपने घोड़े के नाम पे बसा दिया, निकैया विजयनगर बसा दिया और यहाँ पे यूनानी परिवार भी रहने लगे और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ यूनानी अधिकारी भी रह रहे थे। और इन यूनानी अधिकारियों का भारतीयों के प्रति, ये जो स्थानीय लोग थे इनके प्रति जो व्यवहार था ये व्यवहार काफी अपमानजनक था। तो इसी व्यवहार से यहाँ के लोग क्षुब्ध थे। तो लोगों के अंदर क्षोभ है या आम जनमानस में क्षोभ है, ईर्ष्या है। तो कौटिल्य को लगा कि यहाँ की परिस्थितियां अच्छी हैं या जो है यहाँ पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो विजयों का जो सिलसिला है वो शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत हुई है पश्चिमोत्तर प्रांत से। और इस समय पे यहाँ पे जो यूनानी गवर्नर था जिसका आपको नाम याद रखना है वो है फिलिप। तो इसको पराजित किया और पराजित करके मार डाला। तो पहला तो संदर्भ आपका यहां से जो आपका प्रश्न रहता है। दूसरी चीज, इसकी जो विजय हुई पश्चिमोत्तर प्रांत में, इस विजय का वर्णन करने वाला जो इतिहासकार है वो इतिहासकार है जास्टिन। क्या कहता है जास्टिन? जास्टिन कहता है कि फिलिप की मौत के बाद या चंद्रगुप्त मौर्य की इस विजय के बाद भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का यह जुआ उखाड़ फेंका और इस विजय का श्रेय सैंड्रो कोट्स को है। तो 2 संदर्भ हैं। क्या कह रहा है कि इस विजय का श्रेय किसको है? सैंड्रो कोट्स को। तो सैंड्रो कोट्स मतलब कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने इसको सैंड्रो कोट्स कहा है? तो सैंड्रो कोट्स कहने वाले आपके जो यूनानी लेखक हैं या विदेशी लेखक हैं वो कौन है? जास्टिन है। और जास्टिन ने ही इस विजय का उल्लेख किया है। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं और जास्टिन का ये जो कथन है यह कथन महत्वपूर्ण है। कथन में लिखे दे रहा हूं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारतीयों ने, और ये कथन आपसे एज इट इज पूछा जाता है इसलिए लिख दे रहा हूं, अपनी गर्दन से
दास्ता का जुआ उखाड़ फेंका। और इस विजय का श्रेय सैंड्रो कोर्ट्स को है। क्लियर? तो इसमें जो मैंने सैंड्रो कोर्ट्स है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट क्यों कर दिया ये आप समझ गए होंगे। कथन आपसे एज इट इज पूछा जाता है, इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो हुई इसकी अपनी पहली विजय। टोटल कितनी विजय आपको पढ़ना है? 3 विजय पढ़ना है। ठीक, अब दूसरी चीज कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी सेना कैसे बनाई थी। इनकी सेना में कौन कौन शामिल थे? ज्यादातर चोर उचक्के। और किस प्रकार से बनाई थी कि उनको धन दे दिया, और धन दे दिया कि भाई आप जो है हमारे लिए लड़िए। तो हमारे लिए आप लड़िए मीन्स उस सेना में ज्यादातर इसी प्रकार के लोग थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि पता पड़ा उनको यह भी लालच दिया जाता था कि मान लीजिए आपने अगर किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र को जीता, किसी विशेष क्षेत्र विशेष को आपने जीता, यूनानियों को ही आपने जीता, तो सैनिकों को यह भी सुविधा होती थी कि भाई चलो इस माह का आपको वेतन नहीं मिलेगा, आप जाइए लूटपाट कर लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार की जो लूटपाट करते थे, और चूंकि ज्यादातर आपके चोर उचक्के थे तो लूटपाट करने में वो माहिर थे, तो इसीलिए जास्टिन इसकी सेना को कहता है डाकुओं का गिरोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को या सैंड्रो कोर्ट्स की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। तो डाकुओं का गिरोह कहने वाला भी जो आपका यूनानी इतिहासकार है वो है आपका जास्टिन। तो अगला जो इसमें आपको लिखना याद रखना है, जास्टिन किसके विषय में कह रहा है? सैंड्रो कोर्ट्स के विषय में। क्या कहता है कि सैंड्रो कोर्ट्स की सेना डाकुओं का गिरोह है। तो दूसरा जो आपको स्टेटमेंट है यह भी आपका किसका है? यह भी है आपका जास्टिन का। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर, प्लीज रिप्लाई व्हाई आर यू नॉट टेकिंग अप स्पेशल क्लास। नहीं, स्पेशल क्लास जल्दी ही आप लोगों की लेंगे, और मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि आपका इवनिंग में ही क्लास लेंगे, जल्दी ही लेंगे, निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है? और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ज़्यादातर लोगों के बिल्कुल आप जो है अनिल चंद्र पांडे जी, अखिल चंद्र पांडे जी, बिल्कुल आपके लिए उपयोगी होगी ये क्लास। ठीक है? और जो लोग भी यूपी स्पेशल के लिए, ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो यूपी स्पेशल को लेके हैं, मौर्यों को लेकर नहीं हैं। ठीक है? नहीं, बीच में नहीं छोड़ा हुआ है, और छोड़ने के पीछे एक खास कारण था, मॉर्निंग की थोड़ी सी समस्याएं थी, इस कारण से छोड़ा गया है। ठीक है? तो जल्दी ही आपकी यूपी स्पेशल क्लास आपकी शुरू होगी, बिल्कुल इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहें। ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये दूसरा स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चंस हैं या जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से चीजों को हाईलाइट किया गया है। ठीक है? और कुछ लोगों ने प्लेलिस्ट के लिए कहा, तो चलिए शीघ्र ही आपकी प्लेलिस्ट भी तैयार करा दी जाएगी। सर, सेंसर बिठाना का मतलब क्या?
सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी आपकी आपत्तिजनक अगर कोई चीज होती है तो उस पर आपकी सेंसरशिप होती है, ताकि जो है आपत्तिजनक चीजों को जो है रोका जा सके, और वो आम जनमानस के हित में ही होती है। ठीक है, हाँ बता दिया मैंने रुचि जी आपके प्रश्न का उत्तर। चलिए, तो आपत्तिजनक चीजों को प्रकाशन से रोकने के लिए आपकी जो है सेंसरशिप लागू की जाती है। अब यह है कि भाई किसके लिए क्या आपत्तिजनक है। अब अंग्रेजों के लिए तो आपत्तिजनक यह भी होता था कि जो राष्ट्रीयता की भावना थी या जो आपके राष्ट्रीय विचार होते थे उन विचारों को दबाया जाए, तो अंग्रेजों ने उसके लिए समय समय पे सेंसरशिप लागू की। ठीक है, तो उस पर तो एक आपकी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। ठीक है, सेंसरशिप के आपके अलग अलग संदर्भ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी इनकी अपनी पहली विजय। फिर इसके बाद में इनकी जो दूसरी विजय है, ये विजय बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़ी महत्वपूर्ण क्यों है कि अगर आप इस प्रकार से आप देखेंगे, और फिर आपसे कहूंगा कि चीजों को केवल आप ढंग से अगर देख भर लेते हैं तो काफी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, और अनावश्यक चीजें जो है आपको रटना कभी पड़ेंगी ही नहीं। और इतिहास में या अन्य भी आपके जो विषय हैं, तो जो इनकी अपनी शुरुआत की, इन्होंने शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत इन्होंने की थी इस क्षेत्र से। और फिर जो है ये आपका नंबर 1 पे जो आपने देखा, फिर यहां से ये आते हैं आपके, ये आपका पड़ेगा मगध नंबर 2। देख रहे हैं आप कि परिधि से आप बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? केंद्र की तरफ। जैसा कि इनको एक बूढ़ी औरत ने सलाह दी थी कि चावल गर्म है, इसलिए गर्म चावल को आप बीच से नहीं खाइए, नहीं तो आप जल जाएंगे। कौटिल्य को समझ में आया था कि अगर जो है हमको विजय प्राप्त करनी है तो हमको कहां से चलना होगा? हमको परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ना होगा। ये जो छोटी सी एक कहानी है ना, इससे आपको हमेशा याद बना रहेगा इसकी विजयों का क्रम। ठीक, तो दूसरे नंबर पे इन्होंने किसको जीता? इन्होंने दूसरे नंबर पर जीता है जिसको, वो है आपका मगध। और ये जो मगध विजय है, ये विजय महत्वपूर्ण क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि इसके माध्यम से आपको एक विस्तृत भूक्षेत्र प्राप्त हो गया, कि राजा को भर आपने रिप्लेस किया, और ये राजा भी ऐसा था जिसका साम्राज्य अखिल भारतीय था। अखिल भारतीय साम्राज्य का मतलब है कि यहां तक आप देखेंगे इसका साम्राज्य विस्तृत था, और साथ ही साथ इसने अपने समकालीन जो है सभी महाजनपदों पर विजय प्राप्त कर ली थी महापद्म नंद ने, और उसी का उत्तराधिकारी बना धननंद या धनानंद। और फिर जो है धनानंद और मगध के बीच, धनानंद मगध का आपका शासक बना, और धनानंद को हटा के कौन बैठ गए? चंद्रगुप्त मौर्य। मीन्स ये कहा जाता है कि जो आपके महापद्म नंद थे, धननंद के पिता, वो चंद्रगुप्त मौर्य के अग्रज थे। ठीक, अग्रज कैसे थे? वो महाजनपद में का इतिहास है, उस पर कभी फिर चर्चा हो जाएगी। तो मगध विजय की, और मगध विजय के लिए यह उल्लेख मिलता है कि कौटिल्य ने एक राजा की सहायता प्राप्त की थी। और ये जो राजा है, उस राजा का जो नाम मिलता है वो है प्रवर्तक। ये नाम आपको याद रखना, इसलिए मैंने आपको इस नाम को हाईलाइट किया हुआ है कि प्रवर्तक नामक राजा की सहायता से ही इसने मगध पर आक्रमण किया था। अब अगला जो इसमें संदर्भ है कि दोनों के बीच में युद्ध तो हुआ ही हुआ। एक तरफ आपके धननंद और दूसरी तरफ थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी सहायता में कौन थे? ये थे प्रवर्तक। और इनके बीच में जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है, वो वर्णन मिलता है, उस ग्रंथ की मैंने आपसे एक बार चर्चा कर चुका हूं, वो है आपका मिलिंद पणहु, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कि धननंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में होने वाले युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न आपका यहां से बनता है। तो किस ग्रंथ में है? यह है आपका मिलिंद पढ़ो नामक ग्रंथ। और ये मिलिंद कौन है? ये मिलिंद जो है, जब आपके अशोक की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में आपके नए राजवंश बन जाएंगे शुंग राजवंश, तो उतने ही टाइम पे एक यूनानी था, उसका नाम था मेनांडर। ये मेनांडर बड़े उपयोगी हैं भाई, याद रखिएगा। क्यों उपयोगी हैं? इसी मेनांडर का हिंदी नाम है या संस्कृत नाम आप कह सकते हैं मिलिंद। और पढ़ो माने होता है जिज्ञासा, कि मिलिंद की कुछ जिज्ञासा थी और इसकी जिज्ञासा का समाधान कर रहा है एक बौद्ध भिक्षु नागसेन। तो क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है, आपसे पूछ लेता है कि किसमें जो है राजा और भिक्षु के बीच में पारस्परिक संवाद का वर्णन मिलता है। तो कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पढ़ो। और ये मेनांडर या मिलिंद इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि भारत में सबसे पहले बोला है मैंने, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला आपका जो शासक है वो आपका कौन है? वो है आपका यही मेनांडर या मिलिंद। तो प्रश्न आपका यहां से भी बन जाता है। और यह बड़ा लोकप्रिय शासक था। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि जब इसकी मृत्यु हो गई थी मेनांडर की, तो मेनांडर की मृत्यु के बाद में इसकी अस्थियों को लेकर राज्यों के बीच में युद्ध छिड़ गए थे कि कौन जो है इसकी डेड बॉडी को लेकर जाएगा और उसका अंतिम संस्कार करेगा। ये इतना लोकप्रिय शासक था। और पूरे भारतीय इतिहास में आप देखेंगे तो एकमात्र आपका जो है यही ऐसा शासक है, हालांकि इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, मीन्स भारतीय संस्कृति में ये रच बस गए थे, इसलिए इनको कहा जाता है कौन से शासक? इंडो ग्रीक शासक या हिंद यवन शासक। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो विकल्प में या तो इंडो ग्रीक रहेगा या हिंद यवन रहेगा। और अगर और अंदर वो जाएगा तो हो सकता है आपसे नाम पूछ ले किसका? मेनांडर का। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एकमात्र ऐसा शासक है ये कि जिसकी अस्थियों को लेकर या जिसके डेड बॉडी को लेकर राज्यों के बीच में युद्ध छिड़े थे, और भारतीय इतिहास का ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसके साथ में ये घटना घटी। तो अगला प्रश्न आपका यहां से बन जाता है, कौन सा ऐसा शासक था जिसके शव को लेकर राज्यों के बीच में परस्पर युद्ध हुए थे? तो कौन है? यह है आपके मेनांडर। तो वही मेनांडर मिलिंद नाम से हैं और इन्हीं की अपनी जिज्ञासा है, और यही मिलिंद पढ़ो नामक ग्रंथ है जिसमें इस युद्ध का वर्णन मिलता है। जीत कौन गए? जीत गए आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और ये जो है मगध की गद्दी पर आसीन हो गए। तो दूसरा युद्ध इनका पूरा हो गया। बचा कौन सा इनका? तीसरा युद्ध। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरे युद्ध पर आते हैं। क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? क्लास आपका स्टार्ट हुआ है 5 बजे से। 5 बजे की ही टाइमिंग दी गई थी आप लोगों को। अच्छा, अभी भी आप लोग, कई लोग यूपी स्पेशल पे भिड़े हुए हैं। यूपी स्पेशल का मैंने बताया कपिल प्रसाद जी कि यूपी स्पेशल आपका शीघ्र अतिशीघ्र आपका शुरू किया जाएगा, शाम को ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग, कहा गया है तो पूरा जरूर करा दूंगा, ठीक है। और संडे स्पेशल के लिए आप लोग कह रहे हैं, तो संडे स्पेशल में भी कुछ स्पेशल चीज लेकर आ जाऊंगा, और कुछ ऐसी स्पेशल चीज लेकर आऊंगा जिसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, प्रांत का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सिपाही से लेके जो है पीसीएस तक की कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, तो ऐसा टॉपिक उठाया जाएगा जिसमें जो है आपको सारे प्रश्न मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक उठाएंगे कि जिसमें जो है सभी लोगों का फायदा हो, ठीक। चलिए आते हैं तीसरी विजय पे। तीसरी विजय आपकी कैसी थी? तीसरी विजय थी इनकी, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं यहां। लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई कि यहां पे तो इन्होंने यूनानियों को मार के भगा दिया, लेकिन हुआ क्या कि सिकंदर के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी बना यूनान में, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो ये उत्तराधिकारी बने और इन्होंने कहा कि भाई जिन क्षेत्रों से आपने यूनानियों को मार भगाया है, ये क्षेत्र तो हमारे हैं, तो ये क्षेत्र हमको वापस कीजिए। मना कर दिया। मना करने के बाद में विकल्प क्या बचा? विकल्प बचा युद्ध। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ या नहीं हुआ? बस केवल एक उल्लेख मिलता है कि दोनों के बीच में संधि हो गई।
और इस संधि की चर्चा मैंने आपको बताया था करने वाला जो इतिहासकार है वो है आपका एप्पियानस। तो संधि हुई, इसका मतलब है कि इनके बीच में युद्ध भी हुआ। तो इनका जो तीसरा युद्ध है, ये युद्ध जो है किसके साथ में हुआ? ये युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ में, और दूसरी तरफ आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र आपका जो इतिहासकार है वो है एप्पियानस। और सही अर्थों में एप्पियानस ने युद्ध का वर्णन नहीं किया है, बल्कि ये वर्णन काहे का करता है? ये वर्णन करता है संधि का। और संधि की जो शर्तें थी, ये संधि की शर्तें चंद्रगुप्त मौर्य के अनुकूल थी, इसलिए कहा गया कि इस युद्ध में जो विजयी रहा वो रहा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई 4 प्रांत हमको दे दीजिए। कौन कौन से 4 प्रांत इन्होंने मांग लिए? पहला तो इन्होंने कहा कि हमको ये क्षेत्र चाहिए, इसको इन्होंने परोपनिषदि मीन्स इसको कहा गया है काबुल। ये वाला क्षेत्र भी लिया इनसे, ये आपका पड़ेगा कंधार, आर्कोशिया। फिर इसके बाद में व्हाइट से दूसरे कलर से किए दे रहा हूं, रेड से किए दे रहा हूं। ये वाला जो आपका क्षेत्र है मरुस्थली क्षेत्र, ये आपका हो गया जैड्रोशिया मरुस्थल। और ये जो क्षेत्र है ये आपका हो गया हेरात। देखिए कितना बढ़िया काम किया इस आदमी ने, कि इन्होंने मांगा क्या था? इतना क्षेत्र। ये तो नहीं दिया, युद्ध किया, ये अपने ही पास रखा और इनका भी जो है खा गए। तो ये जो आपकी नीति है, ये नीति थी आक्रामकता की नीति। और एक चीज आप याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास में जब जब शासकों ने आक्रामकता का आपका परिचय दिया है या आक्रामक नीति को फॉलो किया है, तब तब उनके साम्राज्य की सीमाएं कैसी रही हैं? सुरक्षित रही हैं। और जैसे जैसे जो है भारत जो है डिफेंसिव मोड में आता चला गया या जो है रक्षात्मक युद्ध लड़ने लगा, वैसे वैसे साम्राज्य की सीमाएं क्या हुई? साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ना शुरू हुई। और आज आप जो विदेश नीति आप देख रहे हैं, विदेश नीति में भी आपकी आज कौन सी नीति चल रही है? विदेश नीति में एक चीज, 2 चीजों में परिवर्तन हुआ है। नंबर 1 और नंबर 2। तो इससे जो है आपको करंट अफेयर्स की जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आपको चीजें बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट या जो है पारदर्शी हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल स्पष्ट आर पार दिखना, चीजों को स्पष्ट रूप में समझना। एक पहले हमारी नीति चलती थी आदर्शवाद की नीति। आदर्शवाद की नीति को त्याग दिया गया, उसके स्थान पे आपकी नीति आ गई है यथार्थवाद की, या जिसे आप कह सकते हैं रियलिस्टिक। पहले थी आइडियलिस्टिक और अब हो गई है हमारी नीति कैसी? यथार्थवादी, व्यवहारिक, कि जो हमारे लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से लाभप्रद हो वही करना। आदर्शवाद कहता है परीक्षा में नकल नहीं करना चाहिए। यथार्थ क्या कहता है? मौका मिल जाए तो चौका मारने से चूकना नहीं चाहिए। ठीक, आप कौन सी नीति फॉलो करेंगे मैं समझ सकता हूं, बताने की जरूरत नहीं है। तो यह है आपका आदर्श और व्यवहार। अब हम कौन सी नीति से? आइडियलिस्टिक से आ गए हैं रियलिस्टिक पे, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले हम थे रक्षात्मक मोड में और अब हम किस मोड पे आ गए हैं? अब हमारी नीति हो गई है आक्रामक। कैसे हो गई? जैसे कि आपके रक्षा मंत्री जी का बयान आया कि अभी तक हमारा यह था कि हम पहले जो है परमाणु युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे। तो प्रश्न उठता था कि जब आप पे कोई परमाणु बम गिरा देगा तो क्या आप इतने सक्षम होंगे या आप इस स्थिति में होंगे कि आप पलट के परमाणु बम का प्रयोग कर सकें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स रक्षात्मक नहीं, बल्कि अब हमारी नीति किस ओर हो गई? आक्रामक।
या जितनी भी आप देखते हैं सर्जिकल फर्जिकल स्ट्राइक, ये सब आपकी किस नीति की परिचायक हैं? ये आपकी आक्रामक नीति की ही परिचायक हैं। और ये आक्रामक नीति हमने आपने कहां से, या हमारे इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है, प्रेरणा स्रोत क्या है? इजराइल। कि अगर उसका आपने एक मारा तो वो पलट के कितने मारेंगे? 100 मारेंगे, और साथ ही साथ जो है कुछ भूक्षेत्र पे कब्जा भी करेंगे। तो बिल्कुल यही नीति ये लेकर चल रहे थे। और इस समय पे आप देखेंगे भारत आपका जो है पूरी तरह से सुरक्षित था, किसी की दम नहीं थी कि जो अंदर घुस सके। और जैसे ही ये आप रक्षात्मक नीति पे आएंगे, अशोक आपके जाएंगे, वैसे ही आपके ये इंडो ग्रीक या यवन या यूनानी जो बैठे हुए थे, ये आपकी सीमाओं पे घुसना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यही है थोड़ा सा चीजों को एक अप्रोच के साथ में लेकर चलना, और अप्रोच के साथ में आप चीजों को अगर लेकर चलते हैं, चीजें आपके लिए सही में बहुत आसान है। और अगर अप्रोच नहीं और चीजों को आप रखने की कोशिश करते हैं, यही चीजें आपको परेशान करेंगी। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न आपका कैसे रहता है कि कितने क्षेत्र इनको ले लिए इन्होंने? तो मैंने आपको बताया भी था, शायद जो है एक बार और लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण है। ये आपका रेड हटा दे रहा हूं, रेड कलर। ठीक है, तो पहला इन्होंने परोपनिषदि, दूसरा है आरकोशिया, कहीं कहीं आराकोशिया भी आपको मिल जाएगा, तीसरा है एरियाना या एरिया भी लिखा मिल जाएगा आपका, और चौथा है आपका जेड्रोशिया। परोपनिषदि आपसे ऐसे ही सुमेलित कराता है। किसको कहा गया? काबुल को। मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान की कैपिटल है, और ये पूरी तरह से जो है दूसरे देशों के परोपकार पे ही निर्भर है। अभी भारत द्वारा एक जो है शहतूत बांध का निर्माण किया गया, करंट अफेयर्स का आपका चर्चा विषय था, कि वहां के लोगों की जो है पानी की समस्या का निस्तारण हो सके या पेयजल की समस्या का जो है निवारण हो सके। तो पूरी तरह से परोपकार पे ही निर्भर है। और अन्य चीजें भी हैं, अन्य चीजों पे कभी फिर चर्चा करेंगे। आरकोशिया, कंधार, और एक आध अगर आप भूलते हैं तब भी जो है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एरिया या एरियाना, हेरात, और जेड्रोशिया मीन्स जीरो, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका कैसा क्षेत्र था? मरुस्थल। वही जो है भारत पाकिस्तान के आपका जो है कॉमन मरुस्थल आपका थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल की एक विशेषता भी है, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल। ठीक है, कि सबसे ज्यादा अगर मानवीय आबादी किसी दुनिया के किसी मरुस्थल में रह रही है तो आपके इसी जेड्रोशिया, उस समय का जेड्रोशिया, आज आप उसे किस नाम से जान रहे हैं? थार के मरुस्थल के नाम से। दो को किसी को आप याद रख सकते हैं, और रख तो आप तीनों को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। चारों को कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, आप जब बहुत खुश होते हैं कहते हैं ए है। ठीक है, आहा को एहे भी कर देते हैं। तो एरियाना, हेरात। जेड्रोशिया मीन्स जीरो, मरुस्थल में कुछ नहीं होता है, मरुस्थल क्षेत्र हो गया। परोपकार से आप काबुल याद रखिए। दो भी अगर आपको याद है तो बड़े आसानी से आप सुमेलित कर देते हैं। तो ये क्षेत्र ले लिए, साथ ही साथ इनकी कन्या से विवाह भी किया, और उसका नाम था हेलना। उनसे विवाह हुआ, कहीं कहीं पे कार्नेलिया नाम भी मिल जाता है, और ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह संपन्न हुआ भारतीय इतिहास में। ठीक, और बदले में क्या दिए? बदले में केवल 500 हाथी दिए। बहुत छोटी चीज थी कि 500 हाथी के बदले जो है आपने पूरा इतना बड़ा आपने भूक्षेत्र ले लिया, संबंध भी बना लिया। ठीक है, और इसी संधि को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक राजदूत भी भेजा गया, और उस राजदूत का नाम क्या है ये हम आप चर्चा कर चुके हैं। उनका नाम है मेगास्थनीज। भारत में रहे, 10 वर्षों तक रहे, और यहीं पर रह के उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, इंडिका लिखी। इंडिका में क्या कुछ लिखा वो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। ठीक, तो ये हुई इनकी विजय, 3 विजय। और ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ था ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले, मीन्स 305 ईसा पूर्व। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इनके अंतिम जीवन पे। चलिए, चलिए, बिल्कुल कमेंट्स लिए ले रहे हैं। कई कई तो कमेंट्स इतने खतरनाक रहते हैं कि लेने का मन ही नहीं करता है। ओके, शुभित शुक्ला जी, स्वर्ण सिक्के सबसे पहले, सबसे शुद्ध, सबसे ज्यादा मात्रा में किसने जारी किए? ये 3 क्वेश्चन है या एक ही क्वेश्चन है, ये स्पष्ट नहीं है।
और आई थिंक ये आपके 3 क्वेश्चन होना चाहिए और तीनों का उत्तर दिए दे रहा हूं। स्वर्ण सिक्के सबसे पहले जारी किए हिंद यवन शासकों ने, और जिस हिंद यवन शासक ने आपके सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया वो आपके मेनांडर, बताया मैंने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कुषाणों ने, और कुषाणों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के इसलिए जारी किए क्योंकि ये जो आपका सिल्क रूट है, यहाँ पे मैप ही इतना खतरनाक हो गया, उसमें कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। ये आपका ऐसे सिल्क रूट जाता था, ठीक है, और इसके द्वारा आप जो है यहां पे पहुंच जाते थे चीन से। तो इस सिल्क रूट पे कब्जा किए हुए थे कौन? कुषाण कब्जा किए हुए थे, और कुषाणों ने अपनी जो राजधानी बनाई थी ये बनाई हुई थी यहाँ पे पुरुषपुर या पेशावर। तो कुषाण यहाँ पे बैठे हुए थे और सिल्क रूट से जो भी व्यापार होता था तो इसमें ये अपना एक प्रकार से आप कह सकते हैं चुंगी लगा देते थे कि भाई यहां से निकलना है तो हमको जो है कुछ देते जाओ। तो लेने देने की प्रक्रिया भी चलती थी, तो अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता था। राजस्व प्राप्त होता था तो अर्थव्यवस्था इनकी बहुत ही सॉलिड थी, और अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी थी, इसलिए आप जो है सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी कर पाए। और सर्वाधिक संख्या में जो सोने के सिक्के जारी किए हैं वो जारी किए हैं गुप्त शासकों में, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न है आपका? सर जी सुबह वाली क्लास चला दो। चलिए, बिल्कुल जो है सुबह वाली क्लास तो देखिए ऐसा है कि सुबह वाली क्लास आपकी संडे स्पेशल में ले लूंगा, ठीक है, कि सुबह एक दिन जो है मेहनत हो जाएगी। बाकी जो आपकी जो यूपी स्पेशल है फिर आपसे कहूंगा वो क्लास आपकी शाम को ही लूंगा, इसी टाइम पे रख ली जाएगी यूपी स्पेशल, ठीक, निश्चिंत रहिए। चलिए, तो ये तो हुई इनकी विजय, और विजयों के बाद में है इनका अंतिम जीवन। इससे भी इनका प्रश्न बन जाता है, और इनके अंतिम जीवन के विषय में ये कहा जाता है कि भाई मगध में 16 वर्षों तक अकाल पड़ा, और जब मगध में आपका 16 वर्ष का अकाल पड़ गया तो उस समय इन्होंने किया क्या कि इनके जो पुत्र थे बिंदुसार, उनके पक्ष में सिंहासन का त्याग किया कि भाई अब तुम राजकाज देखो और हम निकलते हैं धर्म यात्रा पे। तो अपने पक्ष में, अपने पुत्र के पक्ष में इन्होंने सिंहासन का त्याग किया, और ये मगध को छोड़कर ये पहुंच गए कहां पर? श्रवण बेलगोला। कहां पड़ेगा ये श्रवण बेलगोला? ये श्रवण बेलगोला आपका पड़ेगा कर्नाटक में। मैप की स्थिति ऐसी हो गई है कि मैप में कुछ खास जो है चल नहीं सकता है, तो यहां पे मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। श्रवण बेलगोला यहां पहुंच गए, और यहीं पर एक पहाड़ी है चंद्र पहाड़ी, और इसी चंद्र पहाड़ी में इन्होंने अनशन के द्वारा या भूखे प्यासे रहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, और जिस विधि से इन्होंने प्राण त्यागे उस विधि को कहा गया सल्लेखना। तो सल्लेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग। इसी संलेखना को कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है क्या? संथारा। अब इसको मैंने ब्लू से किया, हाईलाइट किया, तो आप समझ रहे होंगे प्रश्न आपका कैसे बनता है। प्रश्न आपका आपसे पूछ लेता है कि किसने जो है संलेखना विधि से प्राण त्यागे। तो संलेखना विधि से प्राण त्यागने वाले आपके कौन हैं? संलेखना विधि से प्राण त्यागने वाले हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर इतिहास की एक विशेषता है कि अगर आप चीजों को कोरिलेट करा के पढ़ते हैं, सीखते हैं, ऐसे लंबे समय तक याद रहती हैं। पूरे इतिहास में यदि आप देखेंगे तो 2 शासक ऐसे हैं जिन्होंने संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागे, या अनशन के द्वारा या भूख प्यास से प्राण त्याग दिए। तो पहले तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और दूसरा जो शासक था वो था एक राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ। तो एक बार हुआ क्या कि उसने पूछा कि संलेखना विधि से किसने प्राण त्यागे, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का ऑप्शन ही नहीं था।
तो स्टूडेंट्स को लगा, अभ्यर्थियों को लगा कि अरे आयोग ने तो बड़ी गलती कर दी, तो अब तो कोई भी टिक मार दो, ये प्रश्न तो डिलीट हो ही जाना है। और वो भूल गए थे कि संलेखना विधि से केवल चंद्रगुप्त ने ही प्राण नहीं त्यागे थे, बल्कि ये आपका जो इंद्र चतुर्थ था, राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था, महाराष्ट्र के आसपास के शासन कर रहे थे, इसने भी आगे चल के पूर्व मध्य काल में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे थे। तो संलेखना विधि से प्राण त्यागने वाले 2 शासकों के नाम आप याद रखेंगे, और दोनों नाम याद रखना बड़ा आसान है। ये है चंद्र और ये है आपके इंद्र। कितना बढ़िया है, ठीक है। तो चंद्र और इंद्र मिलते जुलते शब्द हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। हो सकता है कि कभी विकल्प में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ना दिखाई दें, और नया क्वेश्चन जब भी बनाना होता है और इस प्रकार के जब आप प्रश्न सही करते हैं तो आप समझ सकते हैं, स्थिति आपकी अच्छी हो जाती है, और एक एक क्वेश्चन आपका काउंट करता है और वही सिलेक्शन दिलाता है। साधारण लेवल पे तो सब लोग रहते हैं, तो उससे कोई बहुत अंतर आपको पड़ता नहीं। और ये पूरी की पूरी घटना जो है, श्रवण बेलगोला चले गए, और जिसके साथ में ये श्रवण बेलगोला गए थे वो एक दिगंबर साधु थे, उनका नाम था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ में ये श्रवण बेलगोला गए थे। क्लियर। और इस पूरी घटना का जो उल्लेख मिलेगा, वो उल्लेख कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा परिशिष्ट पर्वन में। लेखक कौन है परिशिष्ट पर्वन के? लेखक हैं आपके हेमचंद। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कमेंट लिए लेता हूं आप लोगों के। चलिए, बिल्कुल जैन धर्म स्वीकार किया, जैन विधि से प्राण भी त्याग दिए थे। चलिए आगे आते हैं, अगले शासक पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और मैं भी भूल जाता हूं आपसे कहने के लिए कि भाई शेयर कर दीजिए, और आप लोग भी सही काम करते हैं, शेयर करवाई नहीं करते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिएगा एक बार। अगले जो शासक हैं वो हैं आपके बिंदुसार। बिंदुसार में इनके कुछ व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न हैं। विजय तो कोई महत्वपूर्ण इनकी थी नहीं, ठीक है। हालांकि ये आप देख रहे हैं कि ये श्रवण बेलगोला निकल के आए थे मगध से ऐसे। अब बिल्कुल सीधे तो नहीं चले आए होंगे, रास्ते में नदी नाले भी पड़े होंगे, ठीक है, कुछ दुर्गम क्षेत्र भी पड़े होंगे, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे ही जो है बिल्कुल प्लेन की तरह चले आए हो, ठीक है। मैंने सीधा बना दिया। ये आपका दक्षिण भारत है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि भाई दक्षिण भारत में आप चले आ रहे हैं इस प्रकार से, तो ये वाला क्षेत्र भी हो सकता है आपके अधिकार क्षेत्र में हो। तो इतिहासकारों में इस चीज को लेकर विवाद है, यह संशय बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय संदिग्ध है। हालांकि 2 ग्रंथ हैं, एहरानूर और मुनरानूर, आप लोगों को इनके बारे में नहीं जानना है। ये तमिल के ग्रंथ है, तमिल भाषा के ग्रंथ हैं, और इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की थी। लेकिन इसको लेकर इतिहासकार सहमत नहीं है, और दक्षिण विजय का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बिंदुसार को। और दक्षिण में इन्होंने किसको हराया, क्या किया, इसके विषय में कोई खास जानकारी मिलती नहीं है, नहीं मिलती है, तो ये अच्छी बात है। तो ये जो बिंदुसार हैं, इनका जो नाम लिखा और फिर मैं लिख दे रहा हूं नामकरण। नामकरण इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने कई विवाह किए थे, और इसलिए मेगास्थनीज कहता भी है कि भारतवासी कई विवाह करते हैं। तो भारतवासी तो नहीं कई विवाह करते थे, जिनके पास में संपत्ति होती थी, ठीक है, वही लोग बहुविवाह करते थे। मीन्स उच्च वर्ग में आपके बहुविवाह की परंपरा विद्यमान थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी कई विवाह हुए थे, और इसने एक विषकन्या से भी विवाह किया था, और उसी विषकन्या से पैदा हुए थे कौन? बिंदुसार। तो उसी विषकन्या के जहर का प्रभाव इसके मस्तक पे था, और इसी के चलते इसके मस्तक पर एक जो है नीले रंग का बिंदु उभर आया था, जिससे इसका नाम पड़ गया था बिंदुसार। पहली चीज।
तो ये इनके नामकरण के पीछे की एक छोटी सी कहानी है। तो छोटी सी है तो छोटा ही सा मैंने लिखा है, ठीक है। दूसरी चीज, किसके पुत्र थे ये? विषकन्या के। और इनका जो नाम मिलता है, बिंदुसार की माता का जो नाम मिलता है वो है दुर्धरा। कौन थी ये? ये थी बिंदुसार की माता। और ये जो दुर्धरा है ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है कभी मूड है एग्जामिनर का, मूड पे आ जाते हैं तो पता नहीं। हालांकि इतिहास में इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही घटिया स्तर के माने जाते हैं। उनके पिता का नाम क्या था, उनकी बीवी का नाम क्या था, ये बहुत ही घटिया स्तर के प्रश्न माने जाते हैं। लेकिन इतिहासकार कोई भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। तो दुर्धरा नाम मिलता है और इसके कई नाम, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। कई नाम या इसी को उपनाम भी लेते हैं। जैसे आपने सैंड्रोकोट्स देखा, सैंड्रोकोट्स जो है बहुत ही चर्चित नाम, और अब तक तो याद भी हो गया होगा। कौन कह रहा है इनको? जास्टिन। वैसे ही जो है इसका एक नाम मिलता है अमित्रघात या अमित्राघात। तो अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अमित्र धन घात हो जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घात। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। खैर हिंदी मुझे नहीं आती है इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। तो अमित्राघात इनका एक नाम मिलता है। और इसी अमित्राघात को जो यूनानी लेखक है, अमित्रघात का मतलब होता है मित्र का उल्टा, अमित्र मतलब शत्रु, और घात का मतलब होता है उनका हत्या करने वाला, उनका वध करने वाला या विनाशक। तो ये शत्रुओं के विनाशक थे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी अमित्रघात को यूनानी लेखकों ने कह दिया है अमित्रोकेडीज। तो अगर आपको अमित्राघात पता है तो बड़े आसानी से आप पकड़ लेंगे कि इनको अमित्रोकेडीज। जो पुराण है इसमें इनको कहा गया है भद्रसार और वारीसार। अब आप लोगों का मूड खराब होना शुरू हो गया होगा, ये कितने नाम रखे। तो चिंता मत कीजिए। होता क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सबके सब नाम याद रखें। कि अगर वहां आप सैंड्रोकोट से याद रखे हैं और यहाँ पे आपने अशोक के विषय में आप जानते ही हैं देवानाम पिय या पियदस्सी, ठीक। तो ये तो अशोक के साथ में आते ही आते हैं कि अपने अभिलेखों की शुरुआत ही करता है अशोक कि देवानाम पिय पियदस्सी लाजा आह। अब ये कौन सी भाषा है? ये है प्राकृत। कि देवानाम पिय पियदस्सी मीन्स देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी। लाजा मतलब राजा, आह का मतलब है कहता है। और फिर अपने अलग अलग लेखों में वो अलग अलग बातें कहता है। तो देवानाम पिय पियदस्सी ये अशोक के हो गए। बचे कौन बेचारे? बच गए आपके बिंदुसार। तो अगर आपसे अन्य कोई इस प्रकार का उल्टा सीधा आ रहा है तो सीधा टिक कीजिए कहां पे? बिंदुसार में। निकल जाइए, प्रश्न आपका सही हो चुका है, पलट के देखने की जरूरत नहीं। और पलट के जब आप प्रश्न पे आते हैं और जो है आप उस पर ज्यादा विश्लेषण करते हैं ना, तभी आपका प्रश्न गलत भी होता है, ठीक है। तो पहली बार में जो आपका हाथ लगता है वो सही जगह जाता है और सही ऑप्शन आपको स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने लगता है, ठीक है। कि हाँ मुझे कुछ कुछ मेमोरी में है, अच्छा लग रहा है। और जो आपको अच्छा लग रहा है अगल बगल मत झांकिए, आप अपना टिक मारिए, ठीक है। और जब नहीं आ रहा हो तो अगल बगल झांकने से चूकिए भी मत। तो पुराण इनको बोल रहे हैं भद्रसार और वारीसार। और जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ इसको बोलते हैं सिंहासन। इतने नाम हैं। फिर इसके बाद में ये जो आपके बिंदुसार हैं, आपने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। चंद्रगुप्त मौर्य आपके किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के।
अशोक के बारे में बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, किस धर्म के थे? बौद्ध। और जैनों और बौद्धों के साथ साथ जो है पैरेलल एक संप्रदाय आपका और भी अस्तित्व में था। वो आपका कौन सा संप्रदाय था? अजीवक संप्रदाय। उसी के संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोशाल। इनके विषय मैंने संडे स्पेशल यूपी स्पेशल में चर्चा भी की थी, तो अभी चर्चा नहीं करूंगा। और जो ये आपके बिंदुसार हैं, ये बिंदुसार आपके जिस धर्म के अनुयायी थे वो थे अजीवक। मीन्स एक ही राजवंश के 3 राजा हैं और अलग अलग धर्मों का अनुसरण कर रहे हैं। इतिहास में ये भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि अलग अलग धर्मों की मान्यता है। ठीक है, कि कोई जैन है, कोई अजीवक है और कोई बौद्ध है। और ऐसा नहीं था कि अशोक की श्रद्धा जो है केवल निष्ठा केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित हो। जैसा कि आप देखेंगे कि अशोक ने जब बराबर पहाड़ी पे, बराबर आपकी पहाड़ी पड़ेगी बिहार में, ठीक, तो बराबर पहाड़ी में जब गुफाएं बनवाई तो गुफाएं उसने दान कर दी थी किसने? अजीवक साधुओं को। और ये अजीवक साधुओं के प्रति उसकी श्रद्धा या निष्ठा कहां से बनी हुई थी? क्योंकि उनके जो पिता थे बिंदुसार, ये अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और एक अजीवक साधु थे, उनका नाम था पिंगल वत्स। यार आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, मैं लिखने वाला भी नहीं हूं, निश्चिंत रहिएगा। तो उसके साथ में इनके काफी अंतरंग संबंध थे और इन संबंधों की भी चर्चा जो है समय समय पे अन्य ग्रंथों में मिली है। तो खैर आपको यहां से जो याद रखना है बिंदुसार के विषय में कि ये किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो ये आपका आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपका क्या है? वो है कि कौन सा मौर्य शासक है जो आपके आजीवक संप्रदाय के अनुयायी। तो कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे बिंदुसार। तो ये तो हुआ इनका अपना व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत जीवन। अब व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ जो है थोड़ा सा इनके सार्वजनिक जीवन या इनके राजनीतिक जीवन पे भी कुछ चर्चा कर ली जाए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, तो फिर इनके सार्वजनिक जीवन पे भी आते हैं और उन पे चर्चा किए लेते हैं और चर्चा यहाँ पे आके आपकी पूरी भी हो जाएगी। ठीक है, सुनैना सिंह जी, अशोक ने 4 गुफा अजीवकों को दान किया था। अच्छा अच्छा, आप बता रही हैं मुझे। 4 नहीं थे एक्चुअली, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। ऐसे किया दे रहा हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अशोक ने भी कुछ गुफाएं बनवाई थी और कुछ गुफाएं बनवाई थी के पौत्र आ जाएंगे दशरथ। अशोक ने गुफाएं बनवाई थी बराबर पहाड़ी पे और इन्होंने जो गुफाएं बनवाई थी ये बनवाई थी नागार्जुनी पहाड़ी पे, और ये दोनों ही पहाड़ियां आपकी बिहार में। बराबर पहाड़ी पे इन्होंने जो गुफाएं बनवाई थी वो थी सुदामा, कर्ण चौपड़ या कहीं कहीं कर्ण चौपार भी लिखा हुआ है, और जो है लोमश ऋषि। 3 गुफाएं थी। और दशरथ ने 4 गुफाएं बनवाई थी, वर्थिका, वहिका, सॉरी लोमश ऋषि नहीं है, ये बनवाई थी विश्व झोपड़ी, सॉरी गोपिका और लोमश ऋषि। ये 4 इन्होंने बनवाई थी और 3 इन्होंने बनवाई थी, और ये सारी की सारी गुफाएं दान में दे दी गई थी किसको? अजीवकों। क्लियर? तो चलिए, और कोई प्रश्न है आपका?
सर आप पूरी क्लास क्यों नहीं लेते हैं? ले तो रहे हैं पूरी क्लास आप लोगों की। सर अजीबक तो जैन की ही शाखा थी। नहीं, जैन की शाखा क्या थी? एक्चुअली ये जो अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे, मक्खली पुत्र गोशाल, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, इनकी मुलाकात हुई थी राजगृह में, जैसे आज आप जानते हैं बिहार में राजगीर के नाम से। एक टाइम पे वहां पे कागज इंडस्ट्री जो है, आज भी है कागज इंडस्ट्री आपकी, राजगीर का नाम आता है, तो वही आपका राजगृह था। तो वहां पे मुलाकात हुई, मुलाकात होकर शिष्य बन गया और फिर जो है शिष्यता इन्होंने त्याग दी। तो शाखा नहीं थी, शाखा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म में नियतवाद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। और ये जो अजीबक थे ये आपके नियतिवादी थे। नियत का मतलब होता है भाग्यवादी, ठीक है, कि जो लिखा होगा सो होना वही है, ठीक है। तो अगर आपके हिस्से में सिलेक्शन लिखा है तो सिलेक्शन होके रहेगा, तो अगर सिलेक्शन होना ही है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो लाइव क्यों होना, बढ़िया आराम से सोइए, सिलेक्शन तो होना ही है। मीन्स जो आपका नियतिवाद है, नियतिवाद काफी कुछ जो है कर्म मार्ग से हट जाता है। हालांकि उस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, वो चर्चा करने के मैं मूड में नहीं हूं, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए धन्यवाद। हाँ नहीं, ये सर ये क्लास डेली हो गई या डेमो क्लास है? अब देखिए सही अर्थों में तो आपकी डेमो क्लास ही है। और फिर आप लोगों से मैं कहूंगा कि जो डेमो क्लास है, ऐसा नहीं है कि डेमो क्लास ले रहा हूं तो इसमें कुछ जो है बहुत सुंदर लेके आता हूं और फिर रियल क्लास में जो है कुछ उल्टा सीधा कर देता हूं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि जैसा आपका डेमो में रहता है शायद इससे अच्छा आपका जो है रियल क्लास भी रहती है। और चूंकि बाकी जो सारी चीजें हैं आप लोगों की डिमांड्स रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग में चीजें लाता रहता हूं, ठीक है। तो पूरी क्लास तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ डेमो में भी आप लोगों को मैं पूरी चीजें दे देता हूं कि अगर मैंने मौर्य उठाया है तो डेमो में चाहता डेमो में कोई भी टॉपिक उठाया जा सकता था, लेकिन एंशिएंट का ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने सिलेक्ट किया। और साथ ही साथ आप लोगों को मैंने खुला भी छोड़ दिया कि आप अपने प्रश्न पूछने के लिए भी स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो कमेंट के थ्रू प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न तो कम रहते हैं, आप लोगों की व्यक्तिगत चर्चाएं ज्यादा रहते हैं, क्या ठीक भी है, वो भी जरूरी है। तो खैर मैंने इनके व्यक्तिगत जीवन पे चर्चा की। व्यक्तिगत जीवन के बाद में इनका जो महत्वपूर्ण है वो है सार्वजनिक राजनीतिक जीवन। और इनके सार्वजनिक राजनीतिक जीवन पे आप यदि देखेंगे कि बिंदुसार का पत्र व्यवहार या पत्राचार का एग्जाम्पल मिलता है। और ये जो पत्र व्यवहार की चर्चा है इससे आपका प्रश्न आता है। प्रश्न आता क्यों है, कैसे आता है? तो पहली चीज तो यही जान लीजिए कि ये आपका पत्र व्यवहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये पत्र व्यवहार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिंदुसार भारतीय इतिहास के पहले ऐसे शासक हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है पत्राचार चल रहा था। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है। और सही अर्थों में ये आपकी एक उपलब्धि भी है, जहां पे पहला आ गया तो पहले का मतलब ये है कि वो आपका महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। तो पहली चीज कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पत्र व्यवहार करने वाला शासक, पहली चीज। और इनके पिता ने भी एक अंतरराष्ट्रीय काम किया था, उन्होंने पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, तो इसलिए मौर्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए ही मौर्य महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इसलिए भी मौर्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक ही जगह भी कर देंगे और अच्छा लगेगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पत्र व्यवहार कर रहे हैं, और पत्र व्यवहार किसके साथ में कर रहे हैं, तो यहां से आपका प्रश्न बन जाता है। ये पत्र व्यवहार कर रहे हैं वही देश जो आज बड़ा दुखी है बेचारा, क्या नाम है, सीरिया।
और आपका कल आपका चर्चा में भी था, ये देश अमेरिका के कारण चर्चा में था। तो खैर वो तो आपका अलग संदर्भ हो गया। वर्तमान में ये जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर अस्थिरता बनी हुई है, और अस्थिरता बनी हुई है आईएस जो आपका इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। नाम की ही शुरुआत है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, कि इराक और सीरिया में ये आपका जो है पूरा का पूरा जो है एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन ये असंभव है। ठीक, तो यहां का जो शासक था उसका नाम था एंटियोकस थियस, या भी कर सकते हो की जगह आप। इसके साथ में इनका पत्र व्यवहार हुआ, पत्र लिखा इन्होंने, और पत्र के माध्यम से इन्होंने 3 चीजों की डिमांड की। क्या क्या 3 चीजें मंगाई? पहली चीज इन्होंने कहा कि भाई हमको जो है मीठी मदिरा भेज दीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे मीठी मदिरा नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी मीठी मदिरा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मदिरा जो आपकी बनाई जा रहे थे वो महुआ से बनाई जा रही होगी, या हो सकता है कि अन्य आपकी वनस्पतियों से तैयार की जा रही हो। सीरिया में ऐसा क्या था? सीरिया में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें होती हों, या उन्होंने अपने ऐसे केमिकल्स बना लिए हों कि मीठी मदिरा भी मंगवाता है। दूसरी चीज अंजीर, ड्राई फ्रूट है आपका। और जो है तीसरी चीज ये मांगता है कि एक आप अपना दार्शनिक या विचारक भी मुझे भेज दीजिए। ठीक, तो एंटियोकस थियस क्या करता है? एंटियोकस थियस ये दोनों चीजें तो भेज देता है, ये भेजने से मना कर देता है, और वो कहता है कि इनको भेजना मेरे देश के कानून में नहीं है। क्यों नहीं है कानून में? क्योंकि ये आपके जो है विशेषज्ञ होते थे, और विशेषज्ञ आपके नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, चाहे आपकी गृह नीति हो और चाहे आपकी विदेश नीति हो। तो ये संख्या में बहुत सीमित होते थे, और काफी इनके रखरखाव पे भी खर्च होता था, तब भी होता था, आज भी होता है। जैसे ही जो है कोई समस्या होती है तुरंत ही रक्षा विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए सरकार इन पे कितना खर्चा करती है। ठीक, और ये आपके थिंक टैंक की भूमिका में होते हैं, और कोई भी अपनी ताकत जो है किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। तो अगर इन्होंने मना कर दिया था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आपसे यहां से आपका प्रश्न पूछ लेता है कि किसके साथ में इनका पत्र व्यवहार चल रहा था? तो एंटियोकस थियस के साथ में। और फिर आपसे पूछ लेता है कि एंटियोकस थियस ने किसको भेजने से मना कर दिया था? तो किसको भेजने से मना कर दिया था? फिलोसोफर, दार्शनिक या बुद्धिजीवी को, विचारक को भेजने से मना कर दिया था। और ये जो अंतरराष्ट्रीय पत्र व्यवहार है, इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा करने वाला ये आसानी से आपको किताबों में नहीं मिलेगा। वो जो यूनानी लेखक है वो है एथेनियस, वो चर्चा करता है इसकी कि पूरा का पूरा ये जो आदान प्रदान हो रहा था, या जो चीजें ये मंगा रहे थे, पत्र लिख रहे थे, इस पत्र को उजागर या प्रकाश में लाने वाले जो इतिहासकार हैं वो हैं एथेनियस। खैर एथेनियस इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इनको मैं हटा दे रहा हूं। मैं नहीं चाहूंगा फालतू की कोई भी चीज आपके पास में स्क्रीनशॉट के रूप में जाए। अब ये जो आपका एंटियोकस थियस था, इसने अपना एक दूत भी इसके दरबार में भेजा था, और वो दूत आपका महत्वपूर्ण है। उस दूत का नाम क्या था? कहां गए एंटियोकस थियस? इसका दूत जो बिंदुसार के दरबार में आया वो था डायमेकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न आपका क्यों बनता है? प्रश्न आपका इसलिए बनता है कि ये पहला अंतरराष्ट्रीय पत्र व्यवहार था। खैर डायरेक्ट यहां से भी कभी प्रश्न जरूर बनाएगा, अभी तक तो नहीं बनाया है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पत्र व्यवहार करने वाला या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है पत्रों का आदान प्रदान करने वाला शासक कौन था। तो ये आपके थे एंटियोकस थियस के साथ में पत्र व्यवहार हो रहा था, बिंदुसार थे। शासक का नाम भी आपसे पूछता है, कौन सी चीज भेजने से मना कर दिया ये आपसे पूछता है, और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको मैंने एमआई मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये है आपका डायमेकस। ठीक, और दक्षिण की विजय का जो श्रेय है, अगला जो इसमें लास्ट तथ्य है, कभी हालांकि पूछता नहीं है आपसे कि दक्षिण भारत की जो विजय की, वो विजय का श्रेय किसको है? यह है आपके बिंदुसार। और यहां पे आके आपके बिंदुसार पूरे हो जाते हैं। 273 ईसा पूर्व या ईसा मसीह के जन्म के 273 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये यहां पे आके आपके बिंदुसार पूरे हो गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। कमेंट्स लिए लेता हूं आप लोगों के, देखता हूं क्या धुआंधार कमेंट्स हैं आपके। चलिए
बिल्कुल ओके, बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नियां दुर्धरा, हेलना, बिल्कुल एकदम सही हैं। ओके, बिल्कुल। जो लोग भी कह रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपकी यूपी स्पेशल की, आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू जो है सूचना प्राप्त हो जाएगी। रूपांजलि जी, सिर्फ मौर्यों में कौन कौन से शासक अजीवक से संबंधित हैं? मौर्यों में आपका अजीवक से जो आपके संबंधित हैं वो आपके केवल और केवल बिंदुसार का ही उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जो उत्तराधिकारी आए उसमें जैसे जालौक आएगा, अशोक का एक बेटा था, वो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, तो इस प्रकार से और जो शासक भी आए बाद के, उनका इतिहास में बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो नालायक ही थे, वही साम्राज्य बांट के बैठ गए थे, तो उनका इतिहास में भी कोई खास योगदान नहीं है और इसलिए इतिहास उनको बहुत ज्यादा जानता भी नहीं है। ठीक है सर, आपने काल अवधि नहीं बताई। आई थिंक आपका जो प्रश्न है मेरे ख्याल से वो काल अवधि का मतलब है बिंदुसार की। अगर आप काल अवधि जानना चाह रहे हैं तो ये 298 से आपके 273 ईसा पूर्व तक, मेरे ख्याल से यही काल अवधि आप जानना चाह रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो यहाँ पे आके आपका समय भी पूरा हो जा रहा है और खास आपकी जो है क्लास भी पूरी हो जा रही है। नेक्स्ट क्लास आपकी लगेगी सिर्फ ऊपर भी क्वेश्चन पूछें। चलिए देख ले रहा हूं भाई क्या क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन तो नहीं देख रहे हैं और यूपी स्पेशल की डिमांड देख रही है। ओके, चलिए धन्यवाद भाई, प्रभावपूर्ण पढ़ाते हैं। चलिए, प्रभावपूर्ण पढ़ाना आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो तभी हमारे पढ़ाने की सार्थकता भी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया एक कमेंट मिला मुझे, रमेश कुमार जी, मे आई कम इन सर। बिल्कुल समय से आप आए हैं, बस आप एक आध मिनट और लेट होते तो चलिए चलिए, तो कल मिलते हैं इसी समय पे। और क्लास की जो टाइमिंग आप लोग पूछ रहे हैं, 5 बजे क्लास आपकी रहती है। ठीक है, और 5 बजे ही आपकी ये क्लास कल भी कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए कल मिलते हैं पुनः इसी समय पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी कोई प्रश्न रह भी गए हो तो आप कमेंट बॉक्स पे यूट्यूब के आप डाल दीजिएगा, वहां पे मैं उत्तर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।